ग्रेविटी इन्वॉल्व होता है तब मैंने बताया था कैसे डील करना है। एंड उसके साथ साथ हमने ये भी किया था, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला एक डिस्कस किया है। एंड देन इन द लास्ट लेक्चर वी वर डूइंग मेनी न्यूमेरिकल्स ऑन दैट टॉपिक। मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे हमने, ठीक है। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, आज मैं आगे बढ़ता हूं। अब लास्ट टाइम अगर आपको याद है, मोशन अंडर ग्रेविटी जब डिस्कस किया था, याद है? मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने आपको बताया था दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करते हो, इफ यू थ्रो दिस वे, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया मतलब इट इज अपवर्ड जर्नी। तो किसी को याद है इसमें हम लोग एक्सेलरेशन माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे? एनीबॉडी? माइनस। अपवर्ड थ्रो करते हैं, यस माइनस में लेंगे। यस, ऑल आर गिविंग करेक्ट आंसर। माइनस में इसलिए लेंगे क्योंकि एज दिस बॉडी गोज अप इसका स्पीड कम कम होते जाता है, जैसे ही बॉडी ऊपर जाएगा स्पीड कम होता जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि चलो इस क्वेश्चन के लिए हमने जी है ना, अब जी नेगेटिव ले लोगे, एक्सेलरेशन यू विल टेक नेगेटिव, दैट मींस रिटार्डेशन। और फिर मैंने कहा था इसका उल्टा होता है, अगर बॉडी नीचे आ रहा है, बॉडी इज कमिंग डाउन, तो एज द बॉडी कम्स डाउन इट्स स्पीड इंक्रीजेस, बिकॉज ग्रेविटी इसको हेल्प करेगा नीचे आने में। बॉडी खुद नीचे आ रहा है प्लस ग्रेविटी भी हेल्प करेगा उसको नीचे आने में, तो इसकी स्पीड बढ़ती है। मैंने कहा था नीचे आने के टाइम पे आई विल टेक जी पॉजिटिव, ऐसा हमने किया था स्टूडेंट। सो व्हाइल मूविंग अप वी टेक जी नेगेटिव, व्हाइल कमिंग डाउन वी टेक जी पॉजिटिव। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। लेकिन अब होता क्या है, कुछ और एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सपोज आपने एक कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, एक टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें क्या होता है कि सेम न्यूमेरिकल में बॉडी पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, मतलब द सेम मोशन बॉडी गोज अप ऑल्सो एंड डाउन ऑल्सो, ठीक है। अगर ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, सेम क्वेश्चन में दोनों मोशंस इन्वॉल्व है, वर्टिकली अप एंड डाउन बोथ मोशंस आर इन्वॉल्व। सो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि फिर आप माइनस में लें कि प्लस में लें, वो कंफ्यूजन हो जाता है। सी इमेजिन दैट ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो टॉप है, वहां पे मैंने ए पॉइंट लिया है, ए पॉइंट से मैंने स्टोन ऊपर फेंका, पहले स्टोन ऊपर जाएगा एंड देन वो ऐसे आएगा। सी दिस क्वेश्चन, इसमें ये पॉइंट को चलो मैं बी ले लेता हूं और ये पॉइंट को सी ले लेता हूं। सो ध्यान से देखो, ए से बी तक इट इज अपवर्ड मोशन एंड देन बी टू सी इट इज डाउनवर्ड मोशन, दोनों मोशन इन्वॉल्व है। तो इसमें अगर मुझे कुछ सॉल्व करना है, कुछ फाइंड करना है, तो ये कंफ्यूजन होता है कि जी नेगेटिव लेंगे कि जी पॉजिटिव लेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ए से बी तक का जो मोशन है, मोशन फ्रॉम ए टू बी, उसमें आप जी नेगेटिव ले लो, और फिर बी से सी का जो मोशन है उसमें आप जी पॉजिटिव ले लो। ये करेक्ट है, डोंट वरी, इट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट अ शॉर्ट मेथड, मतलब ये लंबा हो जाएगा मेथड। अगर आप अपवर्ड मोशन को अलग से करोगे या डाउनवर्ड मोशन को अलग से ट्रीट करोगे, इट विल बी अ लेंदी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, एक और मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों टाइप की जो मोशन है, व्हेन बॉडी इज गोइंग अप एंड आल्सो गोइंग डाउन, ये दोनों एक साथ डील कर सकते हैं एक ही साथ। सो टुडे आई एम गिविंग यू वन मोर मेथड टू डील विथ प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। वो मेथड है, ध्यान से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। लेट्स से ये बिल्डिंग है, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। लेट्स सपोज एक बिल्डिंग है जिसका हाइट है h इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पे मैंने एक पॉइंट लिया है a, ओके, और स्टोन को आप ऊपर फेंका, a पॉइंट से ऊपर फेंका, ठीक है। जो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इज u, डायग्राम में आपको दिख रहा है। B is the highest point and then body C पे रीच हुआ है, ठीक है। अब सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द टाइम, मुझे टोटल टाइम फाइंड करना है जिस टाइम में ये A से C पे पहुंचेगा। आई वांट टू फाइंड टाइम टू रीच फ्रॉम A टू C, ठीक है। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, टाइम फाइंड करना है, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम A टू C। एक तरीका ये है कि हम लोग A से B पहले स्टडी कर लेंगे और फिर B से C अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन ये लेंदी मेथड हो जाएगा। सीधा अनदर शॉर्टकट वे, दूसरा मेथड ये है कि आपको
जो भी फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ। इसमें S एक वेक्टर क्वांटिटी है, S इज अ वेक्टर, U इज ऑल्सो अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर, टाइम इज स्केलर, सिर्फ t को छोड़ के बाकी सब वेक्टर्स हैं। तो जो जो वेक्टर्स हैं देखो मैंने उनके ऊपर बार दे दिया है, दैट मींस दे आर वेक्टर्स। अभी वेक्टर्स को डायरेक्शन भी होता है, अगर ये वेक्टर्स हैं तो इनको डायरेक्शन भी होगा। इनका डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जब बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव करती है ना, दिस बॉडी इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, सो या तो ये जो सारे वेक्टर्स हैं इनका डायरेक्शन इधर अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, एनी वेक्टर हु इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, मतलब लेट्स से प्लस जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे। जो भी वेक्टर हैं अपवर्ड उनको पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। सो फिर जो वेक्टर डाउनवर्ड रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, दैट्स इट। जो डाउनवर्ड वेक्टर्स होगा उसको माइनस में ले लेंगे और जो अपवर्ड होगा उनको प्लस में ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सी यहाँ पे S क्या है, S इज द डिस्प्लेसमेंट, लुक एट इट वेरी केयरफुली, ठीक है। बॉडी देखो A से C तक गया है ना, मतलब A इज इनिशियल पॉइंट, C इज अ फाइनल पॉइंट। सो A से C तक आप एक डायरेक्ट वेक्टर ड्रॉ करो लाइक दिस। सी दिस, ये मैंने एक डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ किया है डायरेक्टली फ्रॉम A टू C। ये ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जो है इट्स अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू C। ये लेंथ में कितना होगा, इन द लेंथ इट विल बी इक्वल टू H, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू H। लेकिन क्योंकि देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, मतलब सपोज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस का डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस है। इसके लिए मैं इसको लिखूंगा माइनस एच जे कैप, माइनस एच जे कैप, माइनस जे कैप के टर्म्स में लिखा है। अब ये u है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ये पॉजिटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में है। सो u को मैं लिखूंगा u जे कैप लिख दिया इनटू t। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे, लेट्स कम टू एक्सेलरेशन। अभी आपने ये नहीं सीखा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैं एक तरीका बता देता हूँ। एक्चुअली जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, व्हाटएवर इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जब ये स्टोन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो आपको तो ये तो पता है ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे ही लगेगा, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी फोर्स विल बी डाउनवर्ड। इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, वो तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। तो क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड, द एक्सेलरेशन इज आल्सो डाउनवर्ड ऑलवेज। जी का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है, डायरेक्शन बोल रहा हूँ, जी का डायरेक्शन हमेशा नीचे होता है। तो क्योंकि नीचे की तरफ है जी का डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हम लोग माइनस जे कैप में लिखेंगे, माइनस हाफ जी जे कैप। ये देखो माइनस मैंने जे कैप में के फॉर्म में लिखा है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द जी इज डाउनवर्ड, टी स्क्वायर। ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखो हर टर्म में से जे कैप कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जे कैप लिखने की नीड ही नहीं है। आप कोई भी इक्वेशन ले लो उसमें जे कैप आएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह जे कैप आएगा एंड विल गेट कैंसिल्ड। ये हमेशा ऐसे होगा, तो सिर्फ माइनस प्लस साइन रह जाएगी। जो वेक्टर डाउनवर्ड है, दैट्स ये जो डिस्प्लेसमेंट इट इज डाउनवर्ड, वो आ गया माइनस एच। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड ऑलवेज, वो भी माइनस में आ गया। लेकिन डायरेक्शन ऑफ यू इज अपवर्ड, तो वो प्लस में आ गया। अगर आप ये मेथड यूज करोगे ना, डायरेक्शन का मेथड, प्लस माइनस ऐसे लोगे, सो आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग साथ में लेके फिनिश कर सकते हैं। वी कैन टेक देम टुगेदर एंड फिनिश इट। सो ये मेथड आज से सीख लो। एनी वेक्टर डायरेक्टेड अपवर्ड, उसको आप पॉजिटिव ले लो। एनी वेक्टर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, उसको आप नेगेटिव ले लो। डायरेक्शन ऑफ द जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे होता है ना स्टूडेंट, आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो भी उस पर ग्रेविटी फोर्स ऊपर थोड़ी लगता है, ग्रेविटी फोर्स तो नीचे ही लगता है। तो सिंस ग्रेविटी फोर्स इज डाउनवर्ड ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो डाउनवर्ड। फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है हमेशा। F इज डाउनवर्ड, G इज आल्सो डाउनवर्ड।
इफ जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड तो हमेशा जी माइनस में लेंगे, जी प्लस में लेने का सवाल ही नहीं है। फिर इसको बोलते हैं वेक्टर मेथड। डायरेक्शन के हिसाब से हमने प्लस माइनस लिया। स्टूडेंट ये मेथड भी पूरी तरह से काम करता है, इट वर्क्स कंप्लीटली। आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड नहीं डाल रहे हैं, यू आर पुटिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर हियर, वेक्टर आप डाल रहे हो। ये मेथड करेक्ट है, डोंट वरी, इट विल गिव यू रिजल्ट। ठीक है, ये मेथड समझा? इस पे चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन दिस। ठीक है, okay, let's try one numerical on this. न्यूमेरिकल लिखने से पहले अगर आपको ये जो मैंने पॉइंट समझाए अभी वो डिक्टेट कर देता हूं मैं इन शॉर्ट, आपको लिखना है तो लिख लो, ऐसे शॉर्ट में लिखो। इन द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, कॉमा, to solve any question, yeah, to solve any problem, to solve any problem, we can use vector method. We can use vector method in which we can use vector method in which all the vectors directed upwards are taken positive, in which all the vectors directed upward are taken positive, and the vector directed downward, vectors directed downward are taken as negative. Vectors directed downwards are taken as negative. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अभी एक मैं क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। लेट ऑन वन क्वेश्चन नाउ। लिखो, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड अप, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड अप with initial velocity, a stone is projected up with initial velocity 60 meter per second. With initial velocity 60 meter per second. Full stop. Calculate the time. Calculate the time in which, calculate the time in which the stone comes back to the same position. Find the time in which the stone comes back to the same position. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया? हाँ, look here student, I hope सबने क्वेश्चन लिख लिया। See here I'm explaining the question. सब यहां से मैंने एक स्टोन थ्रो किया अपवर्ड, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, द इनिशियल वेलोसिटी विल बी अपवर्ड, इट्स u इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ द u विल बी अपवर्ड, तो ये स्टोन ऊपर जाएगा, इट विल रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे ये स्टॉप होगा एंड देन इट विल कम बैक। जब ये वापस नीचे पहुंचेगा, जब ये वापस नीचे पहुंचेगा, मुझे ये पूरा जो जर्नी है इसका, ये जो पूरा जर्नी आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसका टाइम फाइंड करना है। आई वांट टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ दिस एंटायर जर्नी। ठीक है, आई वांट टू फाइंड टाइम ऑफ दिस जर्नी। क्लियर? नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इसमें आप देखो, अगर इस डायग्राम को आप देखोगे तो इसमें अपवर्ड मोशन भी इन्वॉल्व है, डाउनवर्ड मोशन भी इन्वॉल्व है। एक मेथड ये है आपको कि आप अपवर्ड मोशन अलग से कैलकुलेट करो, टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन,
एंड टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन अलग से कैलकुलेट करो एंड देन ऐड देम। बट उसके लिए आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों मोशंस कंसिडर करने पड़ेंगे अलग अलग। उससे बेटर है हम लोग वेक्टर मेथड यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज द वेक्टर मेथड। सी दिस, ये देखो। हाँ, अब देखो, सबसे पहले एस से चालू करते हैं। एस इज डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ने स्टोन ने यहां से स्टार्ट किया है और वापस वो उसी पॉइंट पे आ गया है। इट हैज कम बैक टू द सेम प्लेस, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन विल बी जीरो। एक्चुअली स्टोन ने जहां से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आ गया है, सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये डिस्प्लेसमेंट में जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा। u इसका इनिशियल स्पीड है, u इज इनिशियल स्पीड जो है 60, बट डायरेक्शन ऑफ द u इज अपवर्ड। अपवर्ड है ना, तो प्लस 60 ले लेंगे। t इज अ टाइम दैट वी डोंट नो, टाइम को एज इट इज रखेंगे। अब एक्सेलरेशन पे आते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन पे सिर्फ अपवर्ड मोशन होता है तो आप -9.8 लेते हो, सिर्फ डाउनवर्ड मोशन होता है तो +9.8 लेते हो। यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व है, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो ये g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का डायरेक्शन हमेशा नीचे होता है, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज डाउनवर्ड। तो इसलिए g को हमेशा नेगेटिव मिलेंगे। टेक एक्सेलरेशन एज -g, माइनस क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दैट्स व्हाई माइनस के टर्म्स में आया वो, डिवाइड बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, g इज यूजुअली 9.8, यूजुअली मुझे पता है 9.8 होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सिंपल करने के लिए लेट्स टेक 10, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10। तो ये हो गया 10/2, g का वैल्यू 10 डालो, 10/2 इट इज 5t स्क्वायर। इट बिकम दिस वे। अब आप में से कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है, बहुत इजी है अभी ये। प्लीज सर ट्राई टू फिनिश दिस एंड गेट मी द आंसर। Yes, it will be 12 seconds. 60/5. Yes, it will be 12 seconds. Okay. It will be 12 seconds. Yes. So I hope your method clear hai. Any vector directed upward, you take positive. Any vector directed downward, you take negative. That's it. So this is another method of doing the question with plus and minus sign. आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, आपने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लास्ट टाइम वी सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑन द मोशन अंडर ग्रेविटी। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो हमने इस मेथड से सॉल्व नहीं किए थे, वेक्टर मेथड से नहीं किए थे, नॉर्मल दूसरे मेथड से किए थे। तो आई कैन गारंटी यू, अगर आप लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑन द मोशन अंडर ग्रेविटी, उनको आप ले लो, किसी भी क्वेश्चन को ले लो और ये वेक्टर मेथड से उसको सॉल्व करो। वेक्टर मेथड से मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट को माइनस में ले लो, वेलोसिटी अपवर्ड है तो वेलोसिटी को प्लस ले लो। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर मेथड से सॉल्व करो। देखो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज अ गारंटी। यू विल गेट सेम आंसर इफ यू सॉल्व अगेन दोस क्वेश्चंस विद दिस न्यू मेथड। क्लियर? अब मैं आपको बोल रहा हूँ एज एन असाइनमेंट, आप करके भी देखना। तो इफ यू वांट टू बी गुड एट दिस मेथड, do the previous questions which we saw last week on this method, आपको आंसर्स आएंगे सारे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। आई एम गोइंग टू द कंप्लीटली न्यू टॉपिक नाउ। इफ यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस चैप्टर, मैंने आपको चैप्टर का नेम बताया था, चैप्टर का नेम था प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट? लेकिन अभी तक हमने जब जितना चैप्टर किया है उसमें कभी भी ये प्रोजेक्टाइल वर्ड क्या होता है वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है। तो चैप्टर का नेम मैंने कहा था इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, स्टिल वी डोंट नो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल बेसिकली।
ठीक है, अगला टॉपिक अभी प्रोजेक्टाइल मोशन है. The new topic that we are going to start now, its topic name is projectile motion. You can put the heading. Okay. अभी projectile क्या होता है वो मैं पहले बता देता हूँ. What is exactly you mean by projectile? Projectile जिनके लिए भी न्यू वर्ड है, those who are hearing it for the first time, प्रोजेक्ट करना मतलब थ्रो करना. एक्चुअली प्रोजेक्टिंग मीन्स थ्रोइंग. ठीक है, प्रोजेक्ट मीन्स थ्रो. ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है ध्यान से देखो. अगर मेरे हाथ में एक स्टोन है, लुक एट द डायग्राम. अगर मेरे हाथ में ऐसे स्टोन है, ठीक है, और स्टोन को मैंने हवा में उछाल दिया ऐसे, देखो सी दिस, ऐसे उछाल दिया, नीचे ग्राउंड रहेगा. बिलो दिस देयर विल बी ग्राउंड. नीचे ग्राउंड रहेगा लाइक दिस. ऐसे हवा में उछाल दिया. तो आपको पता है ये स्टोन कैसे जाता है. स्टोन थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा. ठीक है, इसमें आपने जिस डायरेक्शन में थ्रो किया है, द डायरेक्शन इन विच यू हैव थ्रोन द बॉडी, ये जो डायरेक्शन है, सी दिस, ये डायरेक्शन, इट इज मेकिंग सम एंगल विथ अ हॉरिजॉन्टल. ये देखो, तो देखो आपने ये एंगल पे थ्रो किया है. द डायरेक्शन इन विच यू हैव थ्रोन, द डायरेक्शन इज मेकिंग थीटा एंगल विथ अ हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे हमने थ्रो किया है. और जब ये थ्रो करेंगे तो ऑब्वियसली इसके बाद ग्रेविटी एक्ट होगा. ग्रेविटी विल एक्ट ऑन दिस. ये जो चीज है ना, इस चीज को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. अगर आपने स्टोन को ऐसे थ्रो किया है, so स्टोन विल बी नोन एज प्रोजेक्टाइल. आपने अगर ऐसे बॉल को थ्रो किया तो बॉल विल बी द प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल इस बॉडी को बोलते हैं जिसको आपने ऐसे थ्रो किया है. और इसका जो ये मोशन है ना, सी दिस मोशन, ऐसे जा रहा है ऊपर फिर नीचे आया, दिस काइंड ऑफ अ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं डेफिनेशन बता देता हूं. आप पहले लिख लो वाले डेफिनेशन. राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. लिखो, प्रोजेक्टाइल is an object. Projectile is an object thrown in air. Thrown in air with some initial velocity. With some initial velocity, comma, at some angle with horizontal. At some angle. At some angle with horizontal. And it moves. And it moves under the influence of gravity. And it moves under the influence of gravity. ठीक है, फुल स्टॉप. आई होप सबने लिख लिया डेफिनेशन. एक बार पढ़ के देखो आपने क्या लिखा है, समझ में आ रहा है. आपने लिखा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने हवा में थ्रो कर दिया, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हमने उसको थ्रो किया, वो एंगल आपको डायग्राम में दिख रही है. सो जब वो मूव कर रहा है, डेफिनेटली उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट होगा. सो तब उसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं. आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स. आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, लिखो एग्जांपल, लिखो फर्स्ट. पहले सुन लेना फिर आप लिखना. एक बात, इन द क्रिकेट मैच में जब कोई भी क्रिकेटर 6 के लिए बॉल उड़ाता है, फॉर सिक्सर अगर बॉल जाता है, तो बॉल ऐसे ही जाता है ना बैट से, तो बॉल भी क्या बन जाता है, प्रोजेक्टाइल. दैट बॉल बिकम्स प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो पहला एग्जांपल है, अ बॉल हिट बाय द बैट्समैन इन द क्रिकेट. अ बॉल हिट बाय द बैट्समैन इन द क्रिकेट. बॉल प्रोजेक्टाइल होता है. ठीक है, लिख लो, बॉल हिट बाय द बैट्समैन इन द क्रिकेट. चलो सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं अभी. देखो, फुटबॉल मैच में जब कोई फुटबॉलर
पैर से बॉल को किक करता है, सो बॉल भी ऐसे ही उड़ता है ना हवा में, और जाके फिर से ग्राउंड पे गिरता है या गोल पोस्ट में जाके गिरता है। तो जब फुटबॉलर किसी फुटबॉल को किक करता है, फुटबॉल भी हवा में ऐसे ही उछलता है, दैट फुटबॉल ऑल्सो बिकम प्रोजेक्टाइल। सेकेंड एग्जाम्पल है अ फुटबॉल किक्ड बाय द प्लेयर, अ फुटबॉल किक्ड बाय द प्लेयर, ठीक है, अ फुटबॉल किक्ड बाय द प्लेयर, ठीक है। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। आप सबने ये देखा होगा कि जो आर्मी वगैरह होते हैं, आर्मी में वो टैंक्स यूज की जाती है। सपोज ये एक टैंक है आर्मी का, लाइक दिस, ये आर्मी का टैंक है। आई एम नॉट सो गुड एट ड्राइंग, ड्राइंग मेरा इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत टैंक जैसा लग रहा है, आई थिंक ये टैंक है। इस टैंक में से हमने देखा होगा कि जो बॉम्ब बॉम्ब होते हैं टैंक से फायर किए जाते हैं। सपोज ये टैंक से हमने एक बॉम्ब को फायर किया, तो ये जो बॉम्ब हवा में उड़ता है, इट बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। या आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे वो तोप यूज करते थे, ऐसी वाली। इस तोप में से भी बॉम्ब का गोला निकलता था, तोप का गोला के तोप कहते थे उसको, और ऐसे जाके गिरता था। देखा है, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशंस है ना, दिस ऑल आर प्रोजेक्टाइल मोशंस, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी टैंक वाला एग्जांपल दिया, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, अ बॉम्ब फायर्ड फ्रॉम टैंक्स, अ बॉम्ब फायर्ड फ्रॉम टैंक्स इन द वॉर। ये भी एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। और ये देखो, आपने जो पुराने टाइम में इसको तोप कहते थे, तोप यूज होती थी। जो तोप है, इसमें से भी जो तोप का गोला निकलता है, तोप का गोला भी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तोप को इंग्लिश में कैनन कहते थे, यस, इट्स कॉल्ड कैनन। सब ऐसे बोल सकते हो, अ बॉम्ब फायर्ड फ्रॉम कैनन। तोप को कैनन कहते थे, कैनन, CANNON, कैनन। बॉल फायर्ड फ्रॉम कैनन, बॉम्ब फायर्ड फ्रॉम कैनन, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं। आप सबने मिसाइल्स के बारे में भी सुना है, आर्मी वगैरह में जो होते हैं वो मिसाइल्स भी यूज करते हैं। सपोज एक मिसाइल है, सी इट्स अ मिसाइल। तो आपने देखा होगा कभी मिसाइल कैसे लॉन्च की जाती है। मिसाइल वैसे हवा में उड़ती है और जाके फिर एनिमी की टेरिटरी पे जाके गिरती है, दुश्मन के इलाके में जाके गिरती है ऐसे। तो मिसाइल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं वो भी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। बिना प्रोजेक्टाइल के नॉलेज के, अगर आपको प्रोजेक्टाइल की फॉर्मुलाज नहीं पता, नॉलेज नहीं पता, हाँ, एक एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। मैं ये बोल रहा था, मिसाइल्स जो होती हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही मतलब फॉलो करती है प्रोजेक्टाइल की तरह। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का नॉलेज आपको नहीं है, सपोज वी डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर्मुलाज पता नहीं है उसमें कैसे लगती है, सो कभी भी हम लोग मिसाइल ही नहीं बना सकते थे। मिसाइल तभी बनी थी जब प्रोजेक्टाइल का नॉलेज था, ठीक है। हाँ, अब एक स्टूडेंट ने पूछा, सर कैटापुल्ट किसका एग्जाम्पल है, कैटापुल्ट, ठीक है। कैटापुल्ट रहता है ना, बचपन में आपने पत्थर उड़ाया होगा कैटापुल्ट से। हमने तो बहुत उड़ाए थे, अभी पता नहीं आप लोग कितना खेलते हैं कि नहीं। बचपन में आपने कैटापुल्ट देखा होगा, कैटापुल्ट से खेलते हुए। यस, कैटापुल्ट से जो स्टोन उड़ता है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यस इट इज। तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्टोन फायर्ड फ्रॉम कैटापुल्ट, ठीक है। आई थिंक मैनी एग्जाम्पल आई गेव यू। स्टूडेंट डेफिनेशन याद कर लो, मैं देता हूं आपको 1 मिनट का टाइम, डेफिनेशन याद करो। Throughout the lecture, if I ask anybody the definition of projectile, you should answer me. Okay, पढ़ लो एक बार जल्दी। Okay.
Okay, I hope so it is completed. Yeah. ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, चलो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. लेट्स डिस्कस समवॉट मोर इन प्रोजेक्टाइल मोशन, थोड़ा और इसको समझते हैं. देखो अभी स्टूडेंट ध्यान से देखो, सपोज ये ग्राउंड है, इट्स दिस लाइन विच आई हैव ड्रॉन ना, इट्स अ ग्राउंड. ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है. द एक्स एक्सिस इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड. अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस भी मैं बना सकता हूँ. वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन आई हैव ड्रॉन वाई एक्सिस. दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं. दिस इज ओरिजिन. ओरिजिन विल ऑल्सो लाई ऑन द ग्राउंड. ठीक है. अब सपोज इमेजिन करो कि कोई आदमी है, देयर इज सम पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट ओरिजिन. कोई पर्सन है ओरिजिन पे खड़ा है और ओरिजिन से उसने एक स्टोन को या बॉल को प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो कर दिया. सो प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ओ पॉइंट. या सी दिस प्रोजेक्टाइल ने ना ओ पॉइंट से हमने फायर किया. ये देखो ऐसे विथ इनिशियल वेलोसिटी. इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वह u बार. इनिशियल वेलोसिटी इज u बार. ठीक है. आपको ये u बार का डायरेक्शन दिख रहा है. दिस u बार इज एट सम एंगल विथ अ हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है. ये देखो, सी दिस एंगल. yes, see this angle theta. So this u is making theta angle with a horizontal. ठीक है स्टूडेंट, ये डायग्राम आप बनाओ मेरे साथ. यू आल्सो ड्रॉ अलोंग विथ मी. हाँ, so आपने देखा होगा, अगर आप बॉल को ऐसे थ्रो करोगे, इफ यू थ्रो द बॉल दिस वे, so आप सबको पता है बॉल कैसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल कैसे जाता है. दिस विल बी द पाथ. ध्यान से, मैं पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ. पाथ. See, this will be the path followed by the projectile. Projectile ऐसा path follow करके जाएगा इधर, like this. ऐसे ड्रॉ कर लो. ये कैसे बनाना है ध्यान से सुनो. You have to draw the path in such a way that u bar दिख रहा है, u bar will be almost tangent on this path. U bar must be tangent on the path. और देखो यहाँ पे जाके ये अल्टीमेटली यहाँ पे गिर गया. Projectile falls over here. ठीक है. हाँ, अब देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, मैं अभी आपको इसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, विच आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ध्यान से सुनना. इसमें एक बात बताओ स्टूडेंट, जब ये आपने ऐसे स्टोन को थ्रो किया, ऐसे ऊपर जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, आई कैन से ये स्टोन सिर्फ आगे की तरफ जा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, या ये दोनों तरफ जा रहा है. इट्स गोइंग फॉरवर्ड और अपवर्ड. व्हाट विल यू से? इज इट दिस बॉडी विल गो फॉरवर्ड और अपवर्ड और बोथ? डेफिनेटली दोनों की तरफ जा रहा है. ये सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा है, सिर्फ आगे भी नहीं जा रहा है. इट्स गोइंग फॉरवर्ड प्लस अपवर्ड, राइट. सो इसके लिए कहा जाता है कि ये जो स्टोन है ना, ये जो प्रोजेक्टाइल है, वो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक साथ मूव करता है. प्रोजेक्टाइल मूव्स इन द टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली. ये डायग्राम के हिसाब से बताऊं तो जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोजेक्टाइल इज आल्सो मूविंग अलोंग वाई एक्सिस. सो जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल मतलब ये दो अलग अलग डायरेक्शंस में एक साथ मूव कर रहा है. ठीक है. अब लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. रेड ऑन, आई एम डिक्टेटिंग नाउ. ऐसे लिखो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, रेड ऑन, इन
projectile motion, comma, the projectile moves horizontally as well as vertically. Projectile moves horizontally as well as vertically. Hence, it is a two-dimensional motion. Hence, it is a two-dimensional motion. ठीक है, मतलब एक साथ ये दो जगह पे जा रहा है. So it's a two-dimensional motion. Full stop. ठीक है. अब आगे सुनो ध्यान से. आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा. गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने प्रोजेक्टाइल मोशन की साइंटिफिक स्टडी की थी. द स्टडी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन वाज डन बाय गैलीलियो. ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहले ये किया था. गैलीलियो ने एक सिंपल बात कही थी. गैलीलियो ने कहा था कि अगर यहाँ पे बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है और वर्टिकली भी मूव कर रही है, लेकिन हम लोग इन दोनों मोशन को अलग अलग स्टडी कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. मतलब जब आप इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देख रहे हो, व्हेन इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, उसको आप देखो, उस टाइम पे वर्टिकल मोशन की जरूरत नहीं है. एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग वर्टिकल मोशन, यू कैन स्टडी सेपरेटली. उसमें हॉरिजॉन्टल मिक्स करने की जरूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दोनों अलग अलग होते हैं. जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो भले आप आगे जो जा रही है उसको मत देखो, सिर्फ ऊपर जा रही है ऐसा देखो. So horizontal motion and vertical motion are independent of each other. ये पॉइंट लिख लो. लिखो, according to Galileo, vertical and horizontal motions are independent of each other. Vertical and horizontal motions are independent of each other. ठीक है, मतलब आप दोनों को अलग अलग स्टडी कर सकते हो. चलो अब एक पॉइंट और बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो. जब ये प्रोजेक्टाइल आगे जा रहा है, जब ये मूव कर रहा है, इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट हो रहा है. डेफिनेटली ग्रेविटी इज एक्टिंग. ग्रेविटी की वजह से ये प्रोजेक्टाइल नीचे आता है. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली इट कम्स बैक डाउनवर्ड्स. ग्रेविटी नहीं होता तो ये नीचे ही नहीं आता प्रोजेक्टाइल फिर से. सो ग्रेविटी तो इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, बट इसके ऊपर जो एयर एक्ट होगा, एयर इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन दिस. Because this projectile will move in air. In this chapter, we are going to neglect the air force. जो air इसके ऊपर force लगाती है, air का force हम लोग neglect करेंगे. मतलब हम लोग assume करेंगे कि ये vacuum में travel कर रहा है, moving in vacuum. अब कुछ स्टूडेंट को डाउट आएगा कि सर air को क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब air तो actually में act होता है, क्यों नहीं ले रहे हैं. अभी आपकी इतनी लेवल नहीं है कि आप air का समझ पाओगे force को. एयर को हम लोग बाद में इन्वॉल्व करेंगे इन सम अदर चैप्टर्स व्हेन वी विल गो, देन वी विल स्टडी अबाउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर. स्टार्टिंग में अगर हम लोग एयर इन्वॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है टॉपिक. सो टू मेक इट सिंपल वी आर नेग्लेक्टिंग एयर. ठीक है, लिख लो ये पॉइंट, इसे लिखो. व्हाइल डीलिंग विथ प्रोजेक्टाइल वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस. While dealing with projectile, we neglect the air resistance. Okay, बात समझ में आई? ये जो भी मैंने पॉइंट्स अभी तक बताए ना स्टूडेंट, ये सब एक जनरल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल. ये आपको पता होनी चाहिए पहले से ही पॉइंट्स. एक बार देख लो अच्छे से जो पॉइंट्स मैंने अभी बताई. कुछ कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस पॉइंट्स. क्लियर है सारी पॉइंट्स? सो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये जब घूम रहा है ओनली एयर इज नॉट एक्टिंग ऑन इट. एक्चुअली में देखा आपने, सुनो स्टूडेंट, एक्चुअली में एयर एक्ट होती है और एयर का इफेक्ट भी काफी होता है. आपने कभी शटल कॉक खेला होगा, जो बैडमिंटन खेलते हैं घर के नीचे रोड पे, आपने कभी शटल कॉक अगर खेला है तो जब हवा लगती है, हवा लगने से देखो शटल कॉक बराबर नहीं खेला जा सकता है. जब शटल कॉक दो रैकेट्स के बीच में उड़ती है तब वो प्रोजेक्टाइल की तरह ही होती है. हवा उसको डेफिनेटली अफेक्ट करती है.
So air definitely affects projectile motion. Here we will neglect it. ठीक, चलो अब मैं स्टूडेंट आगे बढ़ रहा हूँ. Look here, ये u bar जो है ना, u bar इसका इनिशियल वेलोसिटी है, राइट? u bar is a velocity with which it is fired. u bar का एक नेम है. u bar is called as velocity of projection. u bar can be known as velocity of projection. और ये थीटा एंगल है. थीटा इज an angle made with horizontal. थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रही है. थीटा एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. So u is called as velocity of projection, and theta is called as angle of projection. Okay, ये names लिख लो पहले. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now everybody knows a single vector can be resolved into two components. जो भी स्टूडेंट है, आई थिंक कुछ न्यू स्टूडेंट को मे बी डाउट होगा, बट बाकी मेजॉरिटी स्टूडेंट नोस दैट अ सिंगल वेक्टर कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट्स. एक वेक्टर को हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. अब मैं क्या करूंगा, आई विल रिजॉल्व दिस u बार इनटू टू कंपोनेंट. u बार को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा. देखो कैसे. फ्रॉम द हेड ऑफ द u बार का जो हेड है, वहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ x और y एक्सिस पर, like this. See, I am drawing a perpendicular from u bar head on the x axis and y axis. ये देखो ऐसे बना दिया, ठीक है. यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, ठीक है. अब one component will be along x axis and other component will be along y axis. See this, ये देखो, it's the x component of the u bar. And same way you draw y component also. This is y component of u bar. ये y component और ये x component, ठीक है. अब जो ये x component है, see, जो ये x component है, इसका मैं नेम रख रहा हूं. इसका मैंने नेम रखा है ux. और जो y कंपोनेंट है उसका नेम है uy, ux एंड uy. ठीक है. अब आपको ये याद होगा, ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल जिस साइड होता है, द एंगल थीटा जिस तरफ होती है, वहां पे कॉस हो जाता है वो कंपोनेंट. सो ux कंपोनेंट जो है ना, सीधा कंपोनेंट ux, इसका वैल्यू होगा u cos थीटा. द मैग्नीट्यूड ऑफ ux विल बी u cos थीटा. और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जिसको मैंने uy लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड होगा u sin थीटा. ओके, ux will be u cos theta, uy will be u sin theta. ये u cos theta और एक u sin theta, ये आप ड्रॉ कर लो स्टूडेंट अपने डायग्राम में. ड्रॉ केयरफुली. सी, ओके. अब मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि हमने रिजॉल्व क्यों किया. Why we are resolving this into two components. अब मैं आपको बताता हूं मैंने रिजॉल्व क्यों किया. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन. मतलब इसमें प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है और वर्टिकली भी ट्रैवल करता है, ठीक है. आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है. सो अभी रिजोल्यूशन का क्या मतलब है, अब मैं ऐसे बोल सकता हूं that u cos theta, see this u cos theta, u cos theta is a horizontal velocity, u sin theta is a vertical velocity. मतलब
प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है. While traveling horizontally, its velocity is u cos theta. u cos theta इसका horizontal velocity है. साथ साथ में ये वर्टिकली भी ट्रैवल कर रहा है. इट्स ट्रैवलिंग वर्टिकली अप ऑल्सो. तो इसका जो वर्टिकल मोशन है उसमें वेलोसिटी है u sin theta. Vertical motion is covered with a velocity u sin theta, and in the horizontal motion its velocity is u cos theta. ठीक है. और सिंपल करके बताऊं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये पार्टिकल जो है अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u cos थीटा, और ये y एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा. ठीक है. सो these are the initial horizontal velocity and initial vertical velocity, u cos and u sin. ठीक है. अब ध्यान से सुनना, मैं आगे बता रहा हूं. मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग से स्टडी कर सकते हैं, उस टाइम पे वर्टिकल मोशन लेने की जरूरत नहीं है. सपोज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन. ठीक है. सपोज ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल मोशन देख रहा हूँ. हॉरिजॉन्टल मतलब ये जब आगे बढ़ता है उसको देख रहा हूँ. एक बात बताओ स्टूडेंट, जब कोई चीज हॉरिजॉन्टली आगे ट्रैवल करती है, इट्स ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, तो उसको ग्रेविटी पीछे थोड़ी खींचती है. ग्रेविटी पीछे पुल करती है कि नीचे पुल करती है? ग्रेविटी पुल्स बैकवर्ड और डाउनवर्ड? डाउनवर्ड. या बैकवर्ड तो पुल नहीं करती है ना. तो अगर कोई डाउनवर्ड्स. यस, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है तो उसको ग्रेविटी बैकवर्ड तो नहीं खींचती है. तो मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूं दैट ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल मोशन. यहाँ पर जो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन है उस पे ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं डालती है. ठीक है. अगर ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं डालती है, मतलब ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल मोशन. प्लस एयर भी नहीं है, मैंने एयर को भी नेग्लेक्ट किया हुआ है. तो एयर नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी फोर्स. कोई फोर्स नहीं है जो हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट करेगा. हेंस क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसका, द वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज u cos थीटा. पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ अ स्पीड u cos थीटा. स्टूडेंट, ये u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग. u cos थीटा विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है. तो आप पहले लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं सेंटेंस दे रहा हूं. ऐसे लिखो, सिंस gravity does not affect horizontal motion, since gravity does not affect horizontal motion, and also air is neglected, and also air is neglected, hence velocity in the horizontal direction, hence velocity in the horizontal direction, that is u cos theta. velocity कितनी horizontal direction में? u cos theta, that is u cos theta remain constant. u cos theta remain constant. लिखा? u cos theta remain constant. In other words, आगे लिखो, in other words, horizontal motion is a uniform motion. In other words, horizontal motion is a uniform motion. देखो स्टूडेंट, मैंने अभी अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है. बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे मूव करता है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ. सो हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन हुआ ना. यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. सो हेंस हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? मैं आई होप ये क्लियर है आपका. मैं आपको फिर भी एक सिंपल सा तरीका समझा देता हूँ. एक बात बताओ, अगर हम लोग एक एरो को फायर करें हॉरिजॉन्टली, इफ यू फायर द एरो, एक तीर कमान में से हमने तीर छोड़ दिया हॉरिजॉन्टली, जब वो तीर मूव करता है, व्हेन एरो मूव्स इट इज सराउंडेड बाय एयर. अगर मैं ऐसे एज्यूम करूं कि एयर भी नहीं है, देयर इज नो एयर, ठीक है,
सो होगा क्या पता है, अगर एयर नहीं कंसिडर करोगे ना, सो जो एरो है वो हॉरिजॉन्टली भी जाएगा, वर्टिकली नीचे भी जाएगा कि ग्रेविटी इसको पुल करेगी, लेकिन उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो कभी कम नहीं होगी। हॉरिजॉन्टली उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी ऑलवेज। ग्रेविटी उसकी कभी भी हॉरिजॉन्टल स्पीड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। सो रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल मोशन विल बी यूनिफॉर्म मोशन एंड u cos थीटा विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट। चलो, आई होप ये इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अब मैं फॉर्मूलास डिराइव करना चालू करता हूँ। स्टूडेंट, मैंने बेसिक समझाने में, ये पूरा अभी तक जो मैंने समझाया वो बेसिक था, इसमें बहुत टाइम लगा दिया कि अगर आपको बेसिक क्लियर है ना तो आराम से जल्दी जल्दी फॉर्मूलास डिराइव हो जाएंगे। तो पहले जितना अभी तक समझाया वो क्लियर रखो, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द मेन डेरिवेशंस। सी द डायग्राम, ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे देखो, सपोज दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, ये इस पाथ का हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट को मैं नेम देता हूं एच, हाईएस्ट पॉइंट आई एम नेमिंग एज एच। और ये देखो, इट्स अ फाइनल पॉइंट वेयर इट इज लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ये फाइनल पॉइंट है पाथ के ऊपर। इसको चलो मैं नेम देता हूं क्यू, क्यू इज अ फाइनल पॉइंट, ओके, क्यू इज अ फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब एक बात, ये जो प्रोजेक्टाइल है वो सबसे पहले ओ से एच पे जाएगा, एच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, फिर एच से क्यू आएगा। while moving from O to H, जब ये O से H जाएगा, सपोज बीच में एक पॉइंट मैं ले रहा हूं, here I am taking one point, यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज लेट्स से P पॉइंट, ठीक है। यहां पे ये P पॉइंट है। P पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, जो P पॉइंट है इट इज ऑन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के पाथ के ऊपर एक पॉइंट है। सो डेफिनेटली प्रोजेक्टाइल जो है वो O से P पहुंचेगा ना, प्रोजेक्टाइल विल रीच टू द P पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, P पॉइंट जो है वो x और y एक्सिस के बीच में है, P पॉइंट लाइज बिटवीन x एंड y एक्सिस। सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट आर x, y, इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है, ओके। अब एक काम करो, मैं P पॉइंट के बारे में कुछ लिखवा देता हूं, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग फॉर P पॉइंट, राइट ऑन समथिंग फॉर P पॉइंट, लिखो, ऐसे लिखो, कंसीडर अ पॉइंट P, ब्रैकेट में लिखो x, y, consider a point P in the bracket x, y on the path of the projectile, on the path of the projectile, लिखा, फुल स्टॉप। लेट, आगे लिखो, लेट t, t मतलब स्मॉल t लिखना है, लेट t, that is small t, let t be the time taken, let t be the time taken by the projectile, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, let t be the time taken by the projectile to reach from O to P, to reach from O to P. So हो गया, कंप्लीट हो गया। सो आपने क्या लिखा है कि O से P पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो आपने स्मॉल t लिखा है। स्टूडेंट क्लियर है? स्टूडेंट अपने डायग्राम में ये P पॉइंट ड्रॉ करो, इन योर डायग्राम ड्रॉ दिस P पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं x, y, x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे वो देखो, P पॉइंट से, from the P point, if I draw the perpendicular on the x axis, P point से if I draw perpendicular on x axis, तो यहां पे हुआ, see the diagram, ये स्क्रीन पे देखो, ये डिस्टेंस दिख रहा है, this much distance can you see, it will be equal to x coordinate, ये डिस्टेंस उतना ही होगा जितना इसका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छे से आता है तो यू विल अंडरस्टैंड। ऐसे मैंने ड्रॉ किया, दिस मच विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, राइट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सी दिस मच विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट।
एंड सिमिलरली ऐसे करना नहीं है, बट अगर मैं P पॉइंट से अगर मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराऊं, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट ऑन द y एक्सिस, सो ये जो होगा ऐसे, दिस विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, ऐसे ऐसे होगा y कोऑर्डिनेट और ऐसे होगा x कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट ये x और y जो मैंने लिखा है देख लो आप लोग भी, और थोड़ा समझो इसको, जिनको अभी भी x और y में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये x y नहीं समझ में आ रहा है, तो एक सिंपल एग्जांपल लो। सपोज P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट आर 1,2, इसके कोऑर्डिनेट्स 1,2 है। 1,2 मतलब x एक्सिस पे 1 ट्रेवल करेंगे, y एक्सिस पे 2 ट्रेवल होगा, तब आप P पॉइंट पे पहुंचोगे। सही देखो, ऐसे हम लोग 1 ट्रेवल करेंगे, ऐसे हम लोग 2 ट्रेवल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। सो ये x और y क्लियर है ये? From P point, if you draw perpendicular on x axis, this will be equal to x coordinate, this will be equal to y coordinate. ठीक है? हाँ, अभी डायग्राम फुल्ली रेडी है, चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट डाउन, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम O to P। लिखो, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम O to P। ठीक है, देखो जब बॉडी, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। जब बॉडी O से P जा रहा है, लुक एट द मोशन फ्रॉम O to P। जब बॉडी O से P जा रहा है तब बॉडी हॉरिजॉन्टली भी ट्रैवल कर रहा है, वर्टिकली भी ट्रैवल कर रहा है ना? बट हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन अभी ले रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, सो आप सबने लिख लिया ये, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन ओके फ्रॉम O to P। क्लियर? हाँ, अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने पहले बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, याद है? हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगी, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0 होगी। सो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस नहीं लगा सकते स्टूडेंट, वी कैन नॉट अप्लाई काइनेमेटिकल इक्वेशन। सो मैं कौन सी फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो ध्यान से देखो, आई विल यूज दिस फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, काइनेमेटिकल नहीं यूज करेंगे इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन इज 0। हॉरिजॉन्टल मोशन इज ए यूनिफॉर्म मोशन, मैंने बताया था। सो देखो इसमें क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है, आई विल टेक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आई विल टेक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल वाली लेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे, टाइम भी वो लेंगे। सो आप में से कोई बता सकता है हाउ मच इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? O से P तक जब बॉडी जा रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? x। जब O से P जा रहा है x हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अच्छा x है। तो एक बात बताओ स्टूडेंट, ये u cos थीटा फिर क्या है? व्हाट इज u cos थीटा देन? जिन्होंने अभी x बताया, वेरी गुड, आपका करेक्ट है। तो u cos थीटा क्या है बता सकते हो? u cos थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड है? u cos थीटा किसका मैग्नीट्यूड है? अपवर्ड्स थ्रो करने। बेटा आप लोग एक गलती कर रहे हो, सुनो U मैं बार। वापस समझा देता हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं समझा देता हूँ। जब बॉडी O से P जाएगा ना, जब बॉडी O से P जाएगा, हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को अभी कंसिडर कर रहे हैं। सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल नहीं देख रहे हैं, ठीक है? तो जब बॉडी O से P जाएगा ना, तो उसकी जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी u cos थीटा है। u cos थीटा वेलोसिटी है,
सो सर अब आपका कंफ्यूजन होगा, सर ये x क्या है फिर? x इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू P। x जो है ना वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम O टू P, ठीक है। सो जो वेलोसिटी है ना वो इतनी है स्टूडेंट, u cos थीटा है, u cos थीटा। जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x कोऑर्डिनेट। टाइम इज t, टाइम मैंने अपने क्वेश्चन में लिखा है, आपने टाइम t है, t इज अ टाइम टेकन टू गो फ्रॉम O टू P, तो टाइम आप t लोगे। सो आपकी फॉर्मूला आएगी u cos थीटा इक्वल टू x बाय t। थोड़ा समझो इसको, ठीक है। अब इसमें काम करो, इसमें से आप t का फॉर्मूला डिराइव करो, मेक अ फॉर्मूला ऑफ t, t विल बी इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, ओके। t will be equal to x upon u cos theta. Give it first equation. ध्यान से देखो, मैंने जो ये फॉर्मूला लगाई है ना, जो मैंने अभी किया है, सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर किया है। सो आई एम टेकिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज कांस्टेंट, देन आई टुक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट एंड टाइम इज t। तो देखो इतना इजीली आ गया, ठीक है। सो फिनिश्ड अप टू फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 1 तक आई थिंक हो गया आपका, ठीक है। अब आगे मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो, आगे लिखो। राइट आफ्टर दिस, कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O टू P। लिखो, कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O टू P। ठीक है, कंसीडर नाउ वर्टिकल मोशन फ्रॉम O टू P। सो हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, अभी हम लोग वर्टिकल को लेंगे फ्रॉम O टू P। देखो जो ये वर्टिकल मोशन है ना, वो नॉर्मली जैसे आपने वो किया था टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके जैसा ही है। मोशन अंडर ग्रेविटी टॉपिक में क्या होता है, बॉडी वर्टिकली ऊपर जाता है, वर्टिकली नीचे जाता है। सो वर्टिकल मोशन इज सेम एज मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। सो वर्टिकल मोशन जब आप कंसिडर करोगे ना, इन द वर्टिकल मोशन आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखो जो जो वेक्टर्स हैं उनको मैं ऊपर बार दे देता हूं, s u a, ये सब वेक्टर्स हैं तो मैंने बार दे दिया, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सोच के आंसर देना, ऐसे ही रैंडमली आंसर मत दो, थोड़ा सोच के आंसर देना। ये जो s है, सी दिस, ये जो s है, दिस s इज अ डिस्प्लेसमेंट, राइट। आपको वर्टिकल मोशन कंसीडर करना है। कैन यू टेल मी, जब बॉडी O से P जा रहा है, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम O टू P, हाउ मच इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? y वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? y है, यस, गुड। अभी आपका दिमाग चल रहा है, सबने y आंसर दिया है, यस, y इज करेक्ट, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वाज x, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज y, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है O से P तक, आपने बोला वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है, बट क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई आई विल टेक प्लस y। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो मैं माइनस ले लेता, अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए प्लस y, ठीक है। अब वापस आप लोग आंसर दो, ये सी ऑन द स्क्रीन, u इज इनिशियल वेलोसिटी, राइट। सो हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, लेकिन मुझे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी ना, because I am considering only vertical motion. So how much is initial vertical velocity? u sin theta. u sin theta. Yes, correct. Keep it up. Good. अभी आपका दिमाग चल रहा है। So initial vertical velocity है u sin theta. यहाँ पे u sin theta ले लो। अभी u sin theta जो आपने लिया ना, u sin theta का डायरेक्शन भी देखो अपवर्ड है, आप डायग्राम चेक कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ u sin theta is upward. Hence I am taking as positive. इसके लिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, यस, सबने आंसर करेक्ट दिया। सो u sin थीटा आप ले रहे हो बट पॉजिटिव लेंगे, t को आप t रखो, t इज अ टाइम टेकन टू गो फ्रॉम O टू P,
हाँ, अब स्टूडेंट ये ए लेंगे, ए इज एक्सेलरेशन। देखो वर्टिकल मोशन में जब बॉडी वर्टिकली जाती है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जी रहता है 9.8, लेकिन माइनस जी लें कि प्लस जी लें वो आप बताओ। माइनस जी लेंगे, यस, बिकॉज जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, ठीक है। भले आपकी बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन ग्रेविटी तो नीचे ही खींचेगा ना, सो डायरेक्शन ऑफ जी डाउनवर्ड होने की वजह से माइनस लेंगे। सो टेक माइनस जी बाय 2 टी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो आ गया, हाँ क्लियर। अब सुनो, बस एक लास्ट पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 आप देखो, उसमें आपके पास टी की फॉर्मूला है, ठीक है। यू आर हैविंग अ फॉर्मूला ऑफ टी। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट टी, सब्स्टिट्यूट टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो टी का वैल्यू है ना वो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे डाल दूंगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। टी का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो। सो क्या आएगा, टी का वैल्यू आपने क्या निकाला है देख लो, इट इज एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। टी की जगह हम लोग एक्स बाय यू कॉस थीटा यहाँ पे लिखेंगे। सो वाई इज इक्वल टू, क्या आएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। स्टूडेंट t की जगह उसका वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू है x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी बाय 2 अब t की जगह यहाँ पे भी t स्क्वायर है, t स्क्वायर की जगह उसका वैल्यू डालो। चल यहाँ पे देखो, जस्ट सी टू इट। ओके, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे u और u कैंसिल हो रहा है, u and u gets cancelled, it is sin theta divided by cos theta, sin theta divided by cos theta, देखो, so it become x tan theta, y is equal to x tan theta minus हाफ g। यहाँ पे देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो भी है स्क्वायर करके लिख लो। So student, you will get this final result. फाइनली आपको ये टर्म मिलेगा, देख लो एक बार, इसको लिखो और इसको बॉक्स में सब्स्टिट्यूट करो, इसको पुट इट इन द बॉक्स। Okay, completed up to this. Okay, स्टूडेंट ये फाइनल फॉर्मूला है, दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन। अब आपको ये शायद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मिला है मुझे, यू माइट नॉट बी अवेयर दैट व्हाट यू हैव गॉट। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, आपको ये क्या चीज मिली है, व्हाट यू हैव गॉट एक्चुअली। सी, अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो इसमें ये x और y प्रेजेंट है, दिस x and y are present, right? Actually this x and y which are present in this formula, these are the coordinates of p point taken from the path। आपने पाथ के ऊपर, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है, पाथ के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया था p, उसकी जो x और y कोऑर्डिनेट है, the x and y coordinate of that point are related by this equation ना, ठीक है। इस इक्वेशन का पता है आपका इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से सुनो। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि सपोज ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, लेट्स से दिस इज अ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इट्स अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको मैंने x और y एक्सिस के बीच में ड्रॉ किया, तो दिस बिकम अ डिजाइन बिटवीन x एंड y एक्सिस। एक डिजाइन आ गया x और y एक्सिस के बीच में, एक ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं, इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, इस पॉइंट के y और x कोऑर्डिनेट जो होते हैं, y और x कोऑर्डिनेट, उनके बीच में रिलेशन ये है, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट टाइम्स tan थीटा माइनस हाफ g x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
सो ये y और x कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन है, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई पॉइंट आपने इस पाथ के ऊपर लिया, यू टेक सम पॉइंट ऑन दिस पाथ, उस पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इट्स अ रिलेशन बिटवीन y एंड x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ओके अब इससे हम लोग बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, बट पहले आपको ये इक्वेशन समझना होगा क्या है, ठीक है। लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, if you take any point on the path of the projectile, so that point will have a x and y coordinate. This equation gives the relation between y coordinate and x coordinate of any point taken from the path. y और x coordinate के बीच का रिलेशन है, ठीक है। अब देखो मैथ्स में आपने अभी इतना शायद किया नहीं होगा, मैथ्स में क्या होता है कि अलग अलग टाइप की शेप ग्राफ्स होते हैं। इफ आई टेक एक्स एंड वाई एक्सिस, ये देखो मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाया, अगर मैं अब एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, इफ आई ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन, स्टूडेंट अभी मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड इफ आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने, सो इस स्ट्रेट लाइन पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, यू टेक एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, सो उस पॉइंट की जो y कोऑर्डिनेट है और पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट है, दे आर रिलेटेड बाय द फॉर्मूला, उनके बीच में ये रिलेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। देखा है स्टूडेंट आपने ये? तो ये क्या है? इट्स ए रिलेशन बिटवीन, हाँ मैं ये इक्वेशन आपने देखा होगा ना, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर अगर इस टाइप का इक्वेशन आ रहा है स्टूडेंट, इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ इक्वेशन, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा शेप बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ नहीं करता हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा शेप बनाऊं, देखो ध्यान से, ऐसा एक शेप होता है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, जैसे स्ट्रेट लाइन एक ज्योमेट्रिकल शेप है, वैसे पैराबोला भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, पैराबोला। सपोज एक पैराबोला है, ये पैराबोला के ऊपर पर अगर आप कोई पॉइंट लोगे ना, इफ यू टेक सम पॉइंट ऑन द पैराबोला, ठीक है, इफ यू टेक सम पॉइंट ऑन पैराबोला, तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट जो है, इनके बीच में जो रिलेशन होगा, व्हाटएवर इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x कोऑर्डिनेट, उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, इट इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर into some constant k, y equal to k into x square, ठीक है। तो y रेस टू 1 है, x रेस टू 2 है, ठीक है। जिन्होंने सबसे पहला लेक्चर अटेंड किया था, वेरी फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, जो हमने मई मंथ के फर्स्ट वीक में लिया था, जिन्होंने वेरी फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था, याद करो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पैराबोला के बारे में बताया था, जब मैंने बेसिक्स डिस्कस किया था, ठीक है। आज भी मैं वही पॉइंट बता रहा हूं, सेम पॉइंट्स आई एम टेलिंग टुडे, ठीक है। सो स्टूडेंट, इफ यू गेट द रिलेशन लाइक दिस, y इक्वल टू mx प्लस c, इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन है। अगर इक्वेशन ऐसी दी हुई है, y इक्वल टू सम k टाइम्स x स्क्वायर, y इज पावर 1 x पावर 2, सो डेफिनेटली ये पैराबोला की इक्वेशन है, मतलब ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है। So this is a equation of parabola, y equal to sum k into x square, ठीक है। अब ये सब मैंने क्यों बताया आपको, look at this, this is also the relation between y coordinate and x coordinate, ये भी y और x coordinate के बीच का रिलेशन है। यहाँ पे आप देखो y रेस टू 1 है और यहाँ पे आप देखो x रेस टू 2 है, here x पावर 2, here y पावर 1, तो कुछ ये इसके जैसा हो गया ना, कुछ तो इस टाइप का है, that means it's a parabola। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है y और x कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट के हैं, ये पॉइंट पैराबोला से उठाई गई है, दिस पॉइंट इज फ्रॉम पैराबोला। लेकिन आपने ये पॉइंट कहां से उठाई थी, ये पॉइंट आपने ग्राफ इस पे पाथ से उठाई थी ना, ये p पॉइंट कहां पे रखी थी आपने, ग्राफ पाथ के ऊपर रखी थी, दैट मींस ये जो पाथ है ना, दिस पाथ इज अ पैराबोला इन शेप, जो पाथ है ना वो पैराबोला शेप का है।
स्टूडेंट अब जब आप मैथ्स में ये सब सीखोगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। सिर्फ अभी इतना याद रखो दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट वी गॉट वी कैन कंक्लूड दैट पाथ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, ये जो पाथ है ना, ये पाथ पैराबोला शेप का है। पाथ इज पैराबोला इन शेप। सो लास्ट में एक सेंटेंस लिख दो स्टूडेंट्स। हाँ, ऐसे सेंटेंस लिखो, फ्रॉम अबव इक्वेशन, फ्रॉम above equation we can say that from above equation we can say that path of the projectile is parabola in shape. Path of the projectile is parabola in shape. ठीक है, तो आज आपको एक नई चीज पता चली, जब आप कोई भी प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हो हवा में तो जो पाथ वो फॉलो करता है, जो रास्ता वो फॉलो करता है, उस पाथ की जो शेप होती है, ये देखिए ऐसा, ये जो शेप है, सी ऑन द स्क्रीन, ये जो शेप है ये सर्कुलर शेप नहीं है, इट इज नॉट सर्किल, इट्स अ पैराबोला इन शेप। पैराबोला के बारे में अगर कुछ और जानकारी चाहिए आपको तो आप प्लीज थोड़ा नेट पे सर्च करो। इट विल बी टॉट इन द मैथ्स ऑल्सो लेटर ऑन, शायद 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड के एंड में आएगा मे बी। सो पैराबोला के बारे में ज्यादा जानकारी देखना, मतलब इफ यू वांट टू सी द शेप ऑफ पैराबोला, व्हाट एग्जैक्टली इट इज पैराबोला, तो यूज सम विकिपीडिया एंड ऑल, थोड़ा गूगल पे सर्च करो, यू विल गेट सम नॉलेज अबाउट पैराबोला। या यूट्यूब पे कोई वीडियो अगर अवेलेबल हो पैराबोला के ऊपर, यू कैन वॉच इट। ठीक है, सो आप मतलब बेसिकली आपको अगर शेप नहीं पता पैराबोला की शेप कैसे दिखती है, यू कैन वॉच इट। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर वेरी मच। सो स्टूडेंट अभी ये इक्वेशन याद करना है आपको, जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन, y is equal to x tan theta minus half g x square divided by u square cos square theta. Is it clear? ठीक है, हाँ। So students ध्यान से देखो, आई होप आपको इक्वेशन क्लियर है। अभी मैं इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, y is equal to x tan theta minus half g x square divided by u square cos square theta। ये देख लो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला पूछूं तो आपको ये बतानी पड़ेगी, यू नीड टू टेल मी दिस फॉर्मूला इन टुमारो लेक्चर एनी टाइम। अब मैं खाली इस फॉर्मूला का मैं बता देता हूँ इसके बारे में कुछ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको एक चीज फाइंड करके दिखाता हूँ कि इससे आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो। सी, प्रोजेक्टाइल का डायग्राम आप लोग ने ड्रॉ किया था, अपने प्रोजेक्टाइल का डायग्राम ड्रॉ किया है स्टूडेंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट O है और फाइनल पॉइंट Q है, राइट। O और Q पॉइंट देखो सेम हाइट पे हैं, दे आर एट सेम लेवल। O से Q तक जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस विच इज फ्रॉम O टू Q, ये देखिए, हाँ, यू कैन सी द डिस्टेंस फ्रॉम O टू Q। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इस डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज वर्ड आपने मिसाइल्स वगैरह के लिए सुना होगा। अगर हम लोग कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं तो मिसाइल जितना दूर जाके गिरती है उसको रेंज कहते हैं। सपोज आपने मिसाइल लॉन्च किया और मिसाइल 1000 किलोमीटर अवे जाके गिरी, मिसाइल ड्रॉप 1000 किलोमीटर अवे, तो हम लोग बोलेंगे इस मिसाइल की जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। तो ये वर्ड आपने सुना होगा पहले। तो द डिस्टेंस फ्रॉम O टू Q, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम O टू Q, इट्स कॉल्ड एज अ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसका डेफिनेशन वगैरह मैं कल दे दूंगा आराम से, पर इसको रेंज कहते हैं। अगर आपको रेंज फाइंड करनी है, लेट्स से यू वांट टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेंज, रेंज का फॉर्मूला बनाना है, सो आपको मैं ये इक्वेशन आपको हेल्प कर सकता है। देखो कैसे, सपोज ये जो रेंज है ना, दिस रेंज इज R। रेंज कितना है? R है, R किलोमीटर्स का रेंज है, दिस मच डिस्टेंस इज R। ठीक है, अब ध्यान से मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर देना। अगर ये डिस्टेंस R है, दिस डिस्टेंस इज R,
कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट? कोई मुझे क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बता सकता है? एनीबडी? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय आर सिंबल. ये डिस्टेंस आर है, रेंज. रेंज कैसे फाइंड करते हैं मैं बताता हूं. Oh, very good. मयूरेश मुडलियार ने करेक्ट आंसर दिया है. मयूरेश मुडलियार इज सेइंग दैट क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे r, 0. Yes, very good. Coordinates of Q point will be r, 0. स्नेहा बेलदार, शेरॉन वर्गीस, सबने करेक्ट आंसर दिया है. वेरी गुड. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q point will be what? r, 0. ठीक है. अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये जो Q point है, ये जो Q point है, ये भी इस पाथ के ऊपर है ना. Q point is also on the path. So if you take any point on the path, उसका जो x और y coordinates हैं वो आप यहाँ पे substitute कर सकते हो, because this is the relation between x and y coordinate of any point. So ये जो x और y coordinates है ना, वो आप यहाँ पे substitute कर सकते हो, because ये point भी path के ऊपर है. This is also the point on the path. So you can substitute these coordinates over here. ठीक है. So r, 0 जो ये कोऑर्डिनेट्स है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो स्टूडेंट, अभी कर लो. एक हेडिंग डाल दो, हेडिंग आप पुट करो रेंज. जस्ट पुट द हेडिंग रेंज. ठीक, रेंज हेडिंग डालो. इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. अब मैं एक चीज आपके ऊपर छोड़ता हूं. पुट अप दिस कोऑर्डिनेट्स इन दिस इक्वेशन. ये कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. Yeah, substitute this r, 0 over here. So y coordinate कितना है? Y coordinate 0 है. So this y coordinate will be 0. ठीक है. X coordinate, this x coordinate is equal to capital R. So it become, ये हो जाएगा capital R tan theta minus half g. x coordinate put करो स्टूडेंट, r square upon u square cos square theta. ठीक है. If I take any point on the path, path के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूं तो उसके x और y कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. सीधे डाल दिया. Now थोड़ा सा इसको सॉल्व करो. टेक दिस नेगेटिव टर्म ऑन द अदर साइड. नेगेटिव टर्म को उधर लेके जाओ. So this term will go on that side. Tan theta को sin upon cos करके लिखो. Tan theta write it as sin upon cos. ठीक है. तो ये देखो आ जाएगा स्टूडेंट. अब वो चीज है जो आपको बहुत अच्छे से आती है. कैंसलेशन करना तो आता है ना अच्छे से. कैंसलेशन होगा. कैंसिल r फ्रॉम बोथ साइड्स. एक एक r कट हो जाएगा. एंड कैंसिल cos थीटा आल्सो. 1 cos थीटा विल कैंसिल. स्टूडेंट्स अब आपको रेंज की फॉर्मूला बनानी है. यू वांट टू मेक अ फॉर्मूला फॉर रेंज. सो रेंज देखो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है. सो कीप r ओवर देयर. बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करो. r को आइसोलेट करो. So r will be equal to 2u square cos theta sin theta divided by g. स्टूडेंट ये आएगा आपका. This value will get. अब those who are good in trigonometry, they must be knowing what is this 2 into sin theta into cos theta. ये क्या होता है? 2 sin theta into cos theta. नहीं सुचित पिल्लई, इतना फास्ट मत करो, रॉन्ग कर देते हो आप. सुचित पिल्लई बोल रहा है कि 2 into sin theta into cos theta is equal to 1. स्टूडेंट में ठीक, यहां तक कंप्लीट हो गया ना. अब यहाँ पे देखो एक टर्म आ रहा है. सी द राइट हैंड साइड. यू आर गेटिंग 2 into sin theta into cos theta. ये देखो 2 into sin theta into cos theta.
तो 2 sin थीटा into cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। ये मैथ्स में आपने देखा होगा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। डू यू नो दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स? ये पता है क्या? But within 1 minute we are going to finish now. जल्दी से आंसर दो। Do you know this formula? Sin 2 theta is 2 times sin theta cos theta. Okay, so everybody is saying no. ठीक है, एक काम करो स्टूडेंट्स, फिर forget this. आपने यहां तक फिनिश किया क्या? यहां तक फिनिश करके छोड़ दो, चलेगा। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। You finish up to here and leave it. So आज हमने रेंज का फॉर्मूला बनाया है। रेंज इज गिवन बाय 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में अगर कोई थोड़ा सा छोटा डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इज देयर एनी स्मॉल डाउट इन दिस टॉपिक? नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सो आपका होमवर्क